Lalita ji, we can start the training.
मुझे बहुत मैं इधर Hina, am I audible? हाँ ये तो हाँ यहीं पे प्रैक्टिस हूँ। John, do I start? Okay. Yeah. So thank you so much. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राधिका तेवतिया है और मैं इस मंच पर उपस्थित सभी अध्यापक गणों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। iDream करियर के साथ, जो कि एक सबसे उत्तम करियर काउंसलिंग कंपनी है, इनके साथ मैं पिछले कई वर्षों के साथ करियर काउंसलर के रूप में कार्यरत हूँ और इस टीम के साथ मिलकर मैंने बहुत से बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हर क्षेत्र से, हर वर्ग के बच्चों के साथ जाके मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और आज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मैं इस मंच पर आईडीसी के साथ जुड़कर अपने ज्ञान को, आपके ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में अपना पूरा योगदान दे पाऊंगी। सर, जैसा कि लोकमान जी के साथ आपका सेशन हुआ था, जिसमें मुझे पूरी आशा है कि आपने करियर काउंसलिंग की प्रक्रिया से, कि करियर गाइडेंस क्यों जरूरी होती है, इस प्रक्रिया से आप बहुत अच्छे तरह से अवगत हो चुके होंगे। इससे पहले कि मैं आज का सेशन ये शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप अगर म्यूट हैं तो आप अपना मैसेज में डाल सकते हैं, एक बार चैट में लिख के भेज सकते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या 3 चीजें या 3 पहलू हो सकते हैं जो हम बच्चे के साथ जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप हो सके तो प्लीज चैट में डाल दीजिए, जिससे पहले कि मैं ये जानूं कि आपने कल के सेशन में क्या ज्ञान उपलब्ध हुआ है आपको, उसके बाद हम आगे आज साइंस के करियर के बारे में वार्तालाप करेंगे। ऐसी मैं अपना प्रश्न फिर रिपीट करती हूँ। कल लोकमान जी के साथ आपका सेशन हुआ था, जिसमें करियर गाइडेंस के बहुत पहलू के बारे में डिस्कशन हुआ था कि करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, करियर काउंसलिंग के क्या इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते हैं। उनमें से हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो हम काउंसलिंग जब शुरू करें तो हमें अपने बच्चों को, अपने छात्रों को उस नजर से हमें देखना है। वो 3 पहलू में वो कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास आंसर आया है ज्योति जोशी जी का, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। यस, ये हमें ये भी देखना होता है, पर इससे भी ज्यादा खास और क्या चीजें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। हाँ जूता पहन के नहीं आना, नहीं बताइए, वही बताइए। एम्पैथी, ओके। और बताइए और क्या क्या हो सकता है। एम्पैथी तो होना ही चाहिए करियर काउंसलर यार के। मीटिंग चल रही है हमारी। बिल्कुल सही हाँ कहा तो आपने। रिक्वायरमेंट, उसकी एबिलिटी, उसका एप्टीट्यूड, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो 3 पहलू हैं, जिससे मैं समझती हूँ कि हम सब टीचर्स को, हम सब काउंसलर्स को जो अपने ध्यान में रखना है कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे का जो उसकी काबिलियत है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी काबिलियत को ध्यान में रखना, उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखना और उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखना। ये तीनों चीजों को जब आप देखते हैं ध्यान से, तो उसके बाद आप अपने बच्चे की काउंसलिंग की तरफ आप बहुत ध्यान से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मैं जो लेने जा रही हूँ आपका, अगले 1-1.5 घंटे में मैं साइंस के करियर के बारे में आपसे वार्तालाप करूंगी। और हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि साइंस के करियर या जिसे हम कहते हैं विज्ञान के करियर को हम आम तौर पे प्रथम इच्छा के रूप में जानते हैं।
अगर हम किसी पेरेंट्स से पूछें, किसी भी माता पिता से पूछें कि आप अपने बच्चों को क्या दिलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके सब पेरेंट्स भी, इवन टीचर्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छा कर रहा है पढ़ाई में तो उसको साइंस लेनी चाहिए, उसे विज्ञान की तरफ जाना चाहिए। और अगर विज्ञान की बात आती है, साइंस की बात आती है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कर ले या फिर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इंजीनियरिंग और डॉक्टर की ही चॉइस क्यों रखते हैं, क्या इसका कारण हो सकता है? फटाफट आप अपना चैट में डालिए इसका आंसर कि ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम बच्चे को सिर्फ साइंस में, अगर हम साइंस दिलवाते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा या इंजीनियर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, ऐसा क्यों? लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा मुझे भी सेशन लेने में इंटरेस्ट आएगा और हमारी आपस में वार्तालाप होगी तो सेशन सही रूप से आगे निकलेगा। दूसरों की देखा देखी, बिल्कुल सही, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल प्रेस्टीज, हाँ जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ रणधीर जी ने जो कहा कि सोशल प्रेस्टीज के अंतर्गत आके, सोशल प्रेशर्स के अंदर, ट्रेडिशनल रीजंस के अंदर, ये तो है ही है। पर इसके अलावा आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रीजन हो सकता है वो ये कि बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से माता पिताओं को, बच्चों को और इवन टीचर्स को बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि साइंस में और कितने विकल्प हो सकते हैं। अगर साइंस के बहुत से विकल्पों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है तो हम अपनी चॉइस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम अपने और बहुत चॉइसेस को अपने सामने रख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो आपने सब लिखे हैं उनके साथ साथ एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है कि हमें साइंस के विकल्पों के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए आज का मेरा ये जो अगला 1 घंटा है उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपको कुछ नए करियर्स के बारे में, साइंस से जुड़े हुए कुछ नए करियर, कुछ असामान्य क्षेत्रों के बारे में आप सबको जानकारी दूं। भविष्य के नए विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे आज ये बात करना चाहूंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इधर मैडम को बुला के ला, संगीता मैम को नाम बुला। हाँ, इससे पहले कि मैं आपके साथ ये आगे जाऊं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस स्लाइड में एक सेकंड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? देहरादून में मीटिंग चल रही है। हाँ, वो कुछ बता। हाँ जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ जी। तो अब मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जब हम करियर्स के बारे में बात ट्रेनिंग चल रही 12 बजे से। ज्यादा मात्रा में जानकारी उपलब्ध है, इतने इंफॉर्मेशन हमको उपलब्ध है कि हम आगे बढ़ने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं कटा है वो कैसे? मेरे वही चल रही है हमारे पास एक है ना, लेकिन म्यूट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा ताकि मैं अपना आगे थोड़ा समझा पाऊं। जो आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इतने ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल है, सोशल मीडिया है, इतनी जानकारी हमें अखबारों से, न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिलती है। ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक सही तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, जिससे स्टूडेंट्स को वो जानकारी जो उनके लिए उचित है वो हम उनको दे पाएं। देखो, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो हर तरह का छात्र एक क्लास में मिलेगा। एक बार देख जाऊं, याद नहीं है इस तरह का इंफॉर्मेशन को हिसाब से, क्लास के हिसाब से ये आप इस बात से मुझे सहमत हैं कि ये जो जानकारी है ये उम्र के हिसाब से, जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है, 9वीं कक्षा में है,
या 10वीं कक्षा का जो बच्चा है, उस बच्चे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए है वो इंफॉर्मेशन 12वीं या 11वीं कक्षा के बच्चे से थोड़ी विभिन्न होती है। ठीक है, अब हम 9वीं और 10वीं की बात करें तो हमारा पूरा जोर रहता है कि बच्चे को तरह तरह के विभिन्न प्रकार के विकल्पों के साथ उनको जानकारी मिले, अलग अलग स्ट्रीम के बारे में उनको बताया जाए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में उनको बताया जाए, और तो और जो उनका जो 5वां जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन दी जाए। जबकि जब बच्चा 12वीं क्लास में आ जाता है उस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को उसको कॉलेज की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में मिलेगा, उस बारे में हमको इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये जो जानकारी है ये उम्र और क्लास के आधार पर बदलती रहती है। कुछ नए करियर और कुछ असामान्य करियर के ऊपर अभी मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करूंगी, और इस बारे में मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप ये जो करियर हैं, जो सामान्य करियर हैं, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इनके बारे में आप थोड़ा सा खुद अपनी स्टडी करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। हाँ, या अच्छा, अभी जो स्टूडेंट है उनको सबसे पहले क्या हमको जानकारी देनी है कि करियर होता क्या है। तो करियर एक खाली जॉब नहीं है, जॉब एक करियर का एक छोटा सा हिस्सा है। अब करियर अगर हम बात करें तो करियर होता है एक जर्नी, एक हमारा सफर, हमारे गोल तक पहुंचने का, हमारे जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो गोल है, जिसको जो हमारा जहां तक हमें पहुंचना है उस तक पहुंचने का जो सफर होता है उसको हम करियर कहते हैं। अब मानिए अगर एक बच्चे ने बायोलॉजी ले रखा है, ठीक है, जीव विज्ञान अगर बच्चा पढ़ता है, तो हमारा क्या फर्ज है कि हम सबसे पहले बच्चे को जीव विज्ञान से रिलेटेड सारे के सारे करियर्स के बारे में उसको इंफॉर्मेशन दें। उस इंफॉर्मेशन में उसमें क्या उसके विकल्प हो सकते हैं, उसमें उसको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, चुनौतियां जैसे कि कितना उस सब्जेक्ट को उस करियर में कितना कंपटीशन हो सकता है, उसके बारे में उसको अवगत कराएं। उसके रिवॉर्ड्स, उसकी चुनौतियों में हम ये भी देखेंगे कि जो करियर है उस करियर में पहुंचने में कितना खर्चा पानी होगा, कितने सालों की मेहनत होगी, इन सब चीजों को हमें अपने मद्देनजर रखना है। अगर हम अपने बच्चों से चुनौतियों की बात करते हैं, क्या हमारे माता पिता हमें इतनी दूर इस कोर्स को करने के लिए दूर दराज भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, ये सब चुनौतियों के अंदर आता है। अब इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम करियर का पाथवे देखें कि करियर में उस अपने अंतिम गोल में पहुंचने के लिए हमें उस रास्ते पे कौन कौन से हमें रूट्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हो सकते हैं, अवश्य विषय कौन कौन से लेने हो सकते हैं। जैसे कि सभी साइंस के स्टूडेंट्स हर साइंस के करियर के लिए योग्य नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पायलट की बात करूं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स बायो से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी आके बोलते हैं कि मैम हमें तो पायलट बनना है। तो पायलट बनने के लिए आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पर आपके पास मैथमेटिक्स होना भी बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि साइंस में आप जो सब्जेक्ट ले लेते हैं वो बहुत सोच समझ के आपको लेना है कि क्या वो विषय आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा या नहीं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस। कितना न्यूनतम, कितनी अधिकतम, कम से कम फीस कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा फीस कितनी हो सकती है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सब अवगत होंगे कि अगर हम जितना पैसा लगाते हैं उसके बाद क्या हमें रिटर्न्स उतने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारी शुरुआती सैलरी कितनी होगी, स्कॉलरशिप या कुछ आर्थिक सहायता हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कुछ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ और भी बॉडीज हैं, जैसे कुछ बैंक्स हैं या कुछ ट्रस्ट्स हैं जो हमें स्कॉलरशिप देती हैं। इन सब के बारे में हमारे को
इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन आप एज अध्यापक आप जानेंगे और यही अपने बच्चों के साथ आप साझा करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ नए भविष्यों के कुछ करियर्स की तरफ। ये जो करियर है, तो मैं इससे पहले पूछना चाहूंगी आप सबसे कि आप में से कितने यहाँ पे अध्यापक ऐसे हैं जो साइंस के टीचर्स हैं। साइंस के जो टीचर्स हैं वो कितने हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पे चैट नहीं देख पा रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, मेरे को चैट विंडो में अपना ऑन कर लेती हूँ। हाँ जी, आपने रीना जी ने लिखा है वो फिजिक्स की टीचर हैं और बायो केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट के आप सब यहाँ पे टीचर्स मौजूद होंगे। तो क्या आप में से कोई बता पाएंगे कि आप अपने बच्चों को अगर इंजीनियरिंग में नहीं देखते, अगर लगता है कि ये बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो आप उनको क्या विकल्प देते हैं आए हैं आज तक? अगर एक जना इसमें बता दे तो बहुत बढ़िया होगा। कि आप मानिए जैसे मंगलेश जी हैं, फिजिक्स के लेक्चरर हैं, अगर बच्चे ने फिजिक्स, अगर बच्चा साइंस में इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा पाता है, तो आप उस बच्चे को क्या विकल्प देते हैं? और बताइए। मतलब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तरफ तो मैंने जैसा बताया हम सब का ध्यान रहता ही है। अगर हम उनको वो ऑप्शन ना दे पाए तो हमारे पास और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? हाँ जी, हायर स्टडीज मतलब किस चीज में? क्या प्योर साइंसेज में? और कितने विकल्प हैं जो हम दे सकते हैं? हाँ जी, मैं सीमा गुसाइन जी का हाथ रेज्ड है। अगर आप अनम्यूट करके अपना आंसर देना चाहें जरूर दीजिए प्लीज। मैं कुछ हाथों का रेज्ड हैंड्स देख रही हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने हाथ को नीचे कर सकते हैं और आप अपना इसमें चैट विंडो में आप अपने आंसर को डाल दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, आर्मी है, मर्चेंट नेवी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये कुछ विकल्प हैं। पर ये सारे विकल्प हमारे जाने पहचाने विकल्प हैं। अब मैं जो विकल्पों के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है जो आने वाले विकल्प, जिनके ऊपर हमारा भविष्य बहुत बहुत निर्भर करेगा। और हम चाहेंगे कि आप अवगत हो इन चीजों से, इन करियर से, और आगे जाके आप अपने बच्चों के साथ इन करियर्स को साझा करें। तो अगर हम ये देखें कि ये पूरा जो अब टाइम आ रहा है वो ऑटोमेशन का है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने कुछ सुना होगा। तो ये जो बदलाव है ये बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो तीव्र गति से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको उसको जानने की कोशिश करिए। कुछ सालों, मतलब जब हमने शुरुआत की थी तो कैसे एक पहिए का आविष्कार हुआ था, उसके बाद इंजन आया, फिर स्टीम इंजन आया, फिर कंप्यूटर्स आए, और आजकल सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मतलब इतनी तीव्र गति से खासकर साइंसेज में इतना आविष्कार हो रहा है कि हमें अपने आप को अपस्किल करना और हमें इन क्षेत्रों के साथ जुड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो जॉब्स होती हैं या जो नौकरियां होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे समाज के ऊपर। हमारे समाज में कुछ जिसे कहते हैं हम, अगर प्रॉब्लम्स हैं समाज में, या समाज में कुछ परेशानियां हैं, या समाज की कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये डिमांड और सप्लाई रेशो को पूरा करने के लिए हमारी नौकरियां हमारे सामने आती हैं। तो हमें इन्हीं चीजों का ध्यान करते हुए ये देखना है कि किस चीज की डिमांड है, और वो जो डिमांड वाले करियर्स हैं वो ये आपके सामने हैं। कॉमर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कॉमर्स के अध्यापक है वो जरा ध्यान देंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी, ये कुछ करियर्स हैं जिनके बारे में आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्राओं को अवगत करा सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है?
अब आप सब ने ये सुना होगा, जो हम खाता मेंटेन करते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसमें हाथ से लिखा हुआ जो खाता होता है, जिसमें सारा हिसाब किताब होता है, वो चीज अब कन्वर्ट हो गई है ब्लॉकचेन में। तो जिसको हम कह सकते हैं एक डिजिटल लेजर, इसको हम डिजिटल खाता भी बोल सकते हैं, जिसमें सारी चीजें जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, कोई भी बिजनेस डीलिंग्स हैं, कोई भी चीज जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कोई वैल्यू कैरी करती है, वो सारी चीजों को हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आप देखेंगे धीरे धीरे बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में भी इनका भी असर कम होता चला जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर की जगह ले लेगी। इसके अलावा आप देखें क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का भी नाम मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी होती है एक डिजिटल करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन, लिटकॉइन, एथेरियम, ये कुछ है जो ये डिजिटल करेंसीज हैं, ये आपस में ब्लॉकचेन के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो ब्लॉकचेन की वजह से होती हैं। और इन ये टेक्नोलॉजी भी आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के समय में कौन अपने पॉकेट में हार्ड कैश रखता है? सब कुछ, सारी पेमेंट, जितने भी बिजनेस हैं, सब कुछ स्मार्ट मनी के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को पेमेंट करना है फोन पे, पेटीएम, ये सारे जो है पेमेंट एप्स हैं, पेपैल, ये सारे स्मार्ट मनी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आते हैं। अब क्योंकि जो डिलीवरी ऑन कैश का सिस्टम धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, तो हमें अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल जोड़ के रखना है। अब अगला चीज है डाटा सिक्योरिटी। कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ, जो ये सब कुछ करूंगी डिस्कस, वो आप गूगल पे जब फाइंड करेंगे, जब आप उसको सर्च करेंगे, तो जो डाटा आप एक बार जब ढूंढेंगे गूगल पे, जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके मेल पे ऑटोमेटिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी सर्च से रिलेटेड आने लगेगी। उसका क्या रीजन है? उसका है सारा रीजन डाटा, क्योंकि बहुत डाटा क्रिएट हो रहा है, और जब डाटा इतना क्रिएट हो रहा है, तो उस डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस डाटा को समझने के लिए हमें डाटा एनालिस्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो डाटा सिक्योरिटी के लिए हमें, डाटा साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें इन डाटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, डाटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ करियर हैं जो आने वाले टाइम में बहुत बहुत स्पेस लेंगे। इसके अलावा आप ये देखिए, हेल्थ साइंसेस, रोबोटिक सर्जरी का नाम आप सबने सुना होगा। मैं अगर इसको जूम करूंगी तो फिर मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पाऊंगी, इस करके मैंने इसको जूम कम रखा है, बट आई कैन पुट इट ऑन जूम। एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं इनको जूम कर देती हूँ, स्लाइड शो। हाँ जी, ठीक है। अब हम चलते हैं हेल्थ साइंसेस की तरफ। जैसे आप देख पा रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी, मतलब सर्जरी तो डॉक्टर्स करते ही आए हैं, और अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे आप जाके देखेंगे तो रोबोटिक सर्जरी अब शुरू हो चुकी है। तो इस रोबोटिक सर्जरी का क्या फायदा है? इसमें जो एक इंसान जब सर्जरी करता है, डॉक्टर जब सर्जरी करता है, तो थोड़ा सा चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। पर रोबोटिक सर्जरी की वजह से ये सारी जो गलतियों की गुंजाइश है वो सब दूर होगी। इसके अलावा जो हम समय जो लगता है सर्जरी करने में, टाइम कंज्यूमिंग होती है सर्जरी, उसमें भी हमारे को थोड़ा सा समय, हमारा थोड़ा टाइम कम लगेगा। ऑटोमेटेड फार्मेसी, इसके बारे में भी आप अपने बच्चों को अवगत कराइए। आने वाले टाइम में आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप जाएंगे, आप मशीन में डालेंगे प्रिस्क्रिप्शन, आपको ऑटोमेटिकली पूरी दवाइयां अपने हिसाब से निकलकर बाहर आ जाएंगी। इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड फार्मेसी, स्मार्ट मेडिसिन सिस्टम।
तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रही हूँ, यही टर्मिनोलॉजी आप अपने बच्चों के साथ साझा करेंगे और इसके बारे में थोड़ा और गूगल करके सर्च करेंगे। स्मार्ट मेडिसिन सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग, जैसे प्रोस्थेटिक्स। अब प्रोस्थेटिक्स होती हैं जैसे मतलब पहले जमाने में क्या होता था, किसी का हाथ कट गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो लकड़ी के हाथ, लकड़ी के पैर और लकड़ी के अंग लगा दिए जाते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये जो प्रोस्थेटिक्स हैं, ये जो अंग लगाए जाते हैं, ये अंग बिल्कुल आपके ऐसे रियल अंगों की तरह, आपके ओरिजिनल अंगों की तरह ही अपना कार्य करते हैं। इस स्टडी को हम कहते हैं स्पेशलाइज, सुपर स्पेशलाइज्ड एरिया बायोनिक्स। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल लिम्स का स्टडी, यानी कि प्रोस्थेटिक लिम्स, बायोनिक्स। इसमें मतलब आर्टिफिशियल हाथ से लेके आर्टिफिशियल टांगे, आर्टिफिशियल घुटने और तो और आर्टिफिशियल हार्ट, ये तक भी आ चुके हैं प्रोस्थेटिक्स में। अब आप ये देखिए 3D प्रिंटिंग का, पता नहीं कितनों ने इस बारे में सुना होगा कि नहीं सुना होगा। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप वाकई ही बहुत हैरान रह जाएंगे। 3D प्रिंटिंग एक नॉर्मल प्रिंटर से बहुत अलग है। तो 3D प्रिंटिंग में लेयर्स में प्रिंटिंग होती है। तो अब अगर इसको मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो ये 3D प्रिंटिंग की वजह से हमें ऐसे ऐसे जो हमारे अंग हैं जिसकी रिक्वायरमेंट अचानक, जैसे कभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का या किसी अंग की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो ये 3D प्रिंटर अपना काम करेगा। 3D प्रिंटर से हमें वो अंग निकलकर बाहर आ जाएंगे और वो अंग हम विद इन नो टाइम अपने पेशेंट को दे पाएंगे और पेशेंट की जान बचा पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी आगे तक तरक्की कर रहे हैं और आगे इस क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में, जिसे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, आने वाले 10 सालों में 10 गुना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा। बहुत इसमें आप ग्रोथ देखेंगे। तो कोई भी आप वाइटल ऑर्गन्स की बात करें, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, कोई भी आप ऑर्गन की बात करें, वो सब प्रोस्थेटिक, वो सब प्रिंटिंग की 3D प्रिंटर से बाहर आप निकाल पाएंगे डिजाइन करके। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर हम बायो मटेरियल्स यूज करते हैं। तो बायो मटेरियल डालेंगे और हम इन ऑर्गन्स को हम बाहर इनका डिजाइन करके निकाल पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम तीसरे इस विकल्प की तरफ जाएं, जिसे हम कहते हैं डिजाइन, रिटेल और कंस्ट्रक्शन, इसमें भी 3D प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे जितनी भी छोटे मोटे लोकलाइज्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक के पार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, या एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, जहाज के जो पार्ट्स होते हैं, इन सब में की डिजाइनिंग के लिए हम 3D प्रिंटर को यूज करना शुरू कर चुके हैं। पर ये जो प्रक्रिया है ये अभी बहुत महंगी है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस तरफ अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको बहुत इकोनॉमिकल किया जाए, ताकि हम इस चीज का पूरा फायदा उठा सकें। तो अगर हमने अपने बच्चों से ये इंफॉर्मेशन साझा करनी है तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि 3D प्रिंटिंग को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी होगी। मटेरियल साइंसेस, डिजाइनिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं जो 3D प्रिंटिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। अब एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरीके से कोविड ने पिछले 2 सालों में जितनी हम सब ने परेशानियां झेली हैं, तो कोविड के टाइम पे चाइना में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आप जब पढ़ेंगे, 3D प्रिंटर ने पहली बार चाइना में 1000 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ 10 दिन के अंदर बनाया था। एंड ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ? 3D प्रिंटर की वजह से। तो इसमें आप अपने छात्रों को अवगत कराइए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं परिवहन। परिवहन होता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चलने वाली कारें। अब जो ड्राइवर जो गाड़ियां चलाते हैं वो हमारे इंडिया में तो वो अभी कुछ साल वो चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉपुलेशन और थोड़ा सा ट्रैफिक का काफी बड़ा मसला है। तो अगर हम ये देखें कि अगर आने वाले समय में, जो कि बाहर के विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये शुरू हो चुका है,
अपने अगर हम इंडिया में देखें तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ड्राइवरलेस कार्स, मतलब बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां सब आने लगी हैं। और इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं रेडार। रेडार्स हैं, सेंसर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से जो कैमरास हैं वो कंजेशन को, जो रास्ते में कहीं भीड़ भड़ाके वाली सड़क को पूरा सेंस कर लेते हैं, और सेंस करके वो अपने गाड़ी को जहां रिक्वायर्ड है वहां पे उस गाड़ी को रोक सकते हैं। तो इन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को जानने के लिए स्टूडेंट को, एक छात्र को इस क्षेत्र में रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर की नौकरी है वो खतरे में है, पर अगर अपने आप को वो अपस्किल कर लें, अपने आप को इस क्षेत्र में इसका कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करें, तो वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो इसके जो स्पेशल फंक्शंस होंगे इन गाड़ियों के लिए, उस तरफ, उस मैकेनिक की तरफ वो जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरी ऑपरेटेड कार्स के आने की वजह से हम एक और देखेंगे कि जो हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उस पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां धीरे धीरे सड़क से गायब होती चली जाएंगी, वो आपको ज्यादा आने वाले समय में नहीं दिखाई देंगी। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने छात्रों को इन सब चीजों से अवगत कराएं और उनको बोलें कि वो अपने आप को इन स्किल्स में लेके चलें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे करियर्स जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ जुड़े हुए हैं। फिजिक्स क्या, भौतिक विज्ञान, गणित और रासायनिक विज्ञान के साथ। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं इंजीनियरिंग, जिसको मुझे ज्यादा अभी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं इंजीनियरिंग के कितने क्लस्टर्स हैं। बट फिर भी मैं आपको एक स्लाइड में लेके जाऊंगी जिसमें इंजीनियरिंग के भी बहुत विकल्प दे रखे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने छात्रों को इंजीनियरिंग के डिफरेंट विकल्पों के बारे में कैसे उनको बता पाएंगे कि आप ये वाला विकल्प का इंजीनियरिंग करें, ये कंप्यूटर साइंस करें। ये मैं अगली स्लाइड में आपसे आपके साथ इस बारे में डिस्कस करूंगी। अब देखिए मर्चेंट नेवी, इसके लिए भी बहुत जरूरी है पीसीएम का कॉम्बिनेशन। अब अगर छात्र इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी कारणवश, मर्चेंट नेवी में जाएं, आर्किटेक्चर में जाएं, रिसर्च में जाएं। अब अगर छात्र का इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो छात्रों को बिल्कुल रिसर्च की तरफ सोचना चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस, आपको पता है आजकल क्लाइमेट में कितना जो है एनवायरनमेंट में कितने इश्यूज हैं, हमारी जो ओजोन की लेयर है वो किस तरीके से वो डीप्लीट हो रही है। तो एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को अवगत कराएं, वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके बारे में बताएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लस्टर, इसके अंदर भी बहुत सारे करियर्स आते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को देखिए, जो कि जिसे मैं कहूंगी कि हमारे समाज का एक ये बैकबोन है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहेंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसके अलावा आप और देख पाएंगे कि कुछ ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी और बायोनिक्स, जैसा मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया था, वो सब इसके अंदर आते हैं स्पेशलाइज्ड करियर के अंडर। अब हम चलते हैं थोड़े से करियर्स की तरफ, जो है इंजीनियरिंग। एक सेकेंड, या हाँ जी, अब देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा छात्र इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रही है, तो इसमें हर कोई जाना चाहता है। अब ये कुछ विकल्प हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये कुछ जो कोर ब्रांचेस हैं, इनको हम कहते हैं मदर ब्रांचेस। ठीक है, ये सबसे मेन ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल और सिविल। इसके अलावा कंप्यूटर, ये भी एक और मदर ब्रांच में ही शामिल हो जाती है। अब इसके अलावा आप ये देखेंगे ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, पावर है, न्यूक्लियर है, इन सब के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। बच्चा अगर हमसे पूछता है कि मैं कौन सा इंजीनियरिंग करूं, तो क्या आप उसको गाइड कर पाते हैं? बताइए, आप बता पाएंगे कि किस बच्चे को सिविल में जाना चाहिए, किस बच्चे को रोबोटिक्स में जाना चाहिए,
और इलेक्ट्रॉनिक कैसे लेनी चाहिए, हाँ, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किस किस बच्चे के लिए बना है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी किसके लिए है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें ध्यान से, तो हम जब अपने बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, उसी समय पे आप सब्जेक्ट के साथ इन चीजों को रिलेट करिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जिस बच्चे ने बायो भी लिया हुआ है, जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स भी लिया हुआ है और उसका रुझाव दोनों तरफ है, तो आप उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे के लाइकिंग को, बच्चे के रुझाव को समझिए और इन ब्रांचेस में से, इन जो बिंदुओं में से आप अपनी इंजीनियरिंग के विकल्प निकालिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान बहुत पसंद है, तो उसको केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ बताइए। अगर किसी बच्चे को अगर अच्छा लगता है, मतलब केमिस्ट्री में रुझाव है, तो क्यों ना वो केमिकल इंजीनियरिंग करे। अगर उसको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, ई गाड़ियों में उसको इंटरेस्ट है, उसको ड्राइवरलेस कार्स के बारे में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा रुचि है, तो वो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाए। सेंसर फ्यूजन इंजीनियरिंग एक बहुत बिल्कुल नई ब्रांच है जिसके बारे में बच्चे सोच सकते हैं, बहुत हाई डिमांड है इसका। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर किसी को कंप्यूटर कोडिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, इसमें रुचि है, तो बच्चा कोडिंग की तरफ जा सकता है। अगर बच्चे को फिजिक्स अच्छा लगता है, बच्चे को लगता है कि मुझे तो जहाज के साथ जुड़ना है, ठीक है, मुझे एयरक्राफ्ट के पुर्जों को डिजाइन करना है, तो बच्चा ले सकता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगर बच्चे को कार को डिजाइन करना पसंद आता है, तो बच्चा ले सकता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से आप अपने छात्रों को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे का रुझाव किस तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया पहले, प्रोस्थेटिक्स, ये भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन है। बायोनिक्स में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि इंजीनियरिंग का किए हुए बच्चों ने अपना एक स्टार्टअप खोला प्रोस्थेटिक्स को लेके, और वो आज की डेट में वो बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं है प्रोस्थेटिक्स को लेते हुए, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को लेके। तो ये भी बहुत आने वाले टाइम का इम्पोर्टेंट क्षेत्र होगा। इसके अलावा देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, जो कि इसमें नहीं दे रखी, जो बहुत ही उसका भी बहुत मतलब आई वुड से कि नीड ऑफ द आवर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। छोटा सा मैं आपके साथ एक साझा करना चाहूंगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। तो उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे, किस प्रकार से कैप्चर किया जाता है पूरा एनवायरनमेंट से, मतलब कि हवा से ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। एक तरीका तो हम सब जानते हैं ना कि बहुत सारे आप पौधे उगाइए, तो उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेंगे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्लाइमेटोलॉजिस्ट पूरा अपना कार्बन कैप्चरिंग के ऊपर पूरा अपना ध्यान लेके जा चुके हैं, और ये प्रक्रिया भी थोड़ी महंगी है, पर पूरी कोशिश है कि इसको कम से कम खर्चे में इस प्रक्रिया को लेकर आया जाए। तो कार्बन कैप्चरिंग की तरफ, क्लाइमेटोलॉजिस्ट की तरफ आप अपने बच्चों का ध्यान लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो एक बच्चे को सोचने चाहिए, अपने ध्यान में रखने चाहिए, बहुत माइंडफुल होना है कि हमें कौन सा एग्जाम देना है। JEE एक एग्जाम है जो नेशनल लेवल एग्जाम है, जिसके थ्रू आप अपना इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो जेई में भी दो तरह के एग्जाम हैं, जेई मेन और जेई एडवांस। जेई मेन अगर आप देते हैं तो बच्चा IIIT और NIT की तरफ और गवर्नमेंट कॉलेज की टारगेट होता है। अगर बच्चा जेई एडवांस है मेन क्लियर करने के बाद, तो बच्चे का टारगेट सिर्फ और सिर्फ IIT होता है। तो जो बच्चे IIT को टारगेट करते हैं उनको अव्वल नंबरों में जेई अपना क्लियर करना होता है, और उसके बाद वो अपना IIT को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एंट्री स्कीम, कुछ बच्चे अपना जेई इसलिए भी देते हैं कि उनको फौज में टेक्निकल एंट्री स्कीम, मतलब इंजीनियरिंग के फॉर्म में उनको अपना फौज में जाना है, तो वो होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, असम का, महाराष्ट्र का,
यूपी का, तमिलनाडु का, ये सब कुछ एग्जाम है, वेस्ट बंगाल का। ये जो एग्जाम है ये कॉलेज बेस्ड एग्जाम है। तो ये नेशनल एग्जाम्स तो जेईई हो गया, इसके अलावा हर स्टेट में अपने अपने खुद के भी अपने एग्जाम्स होते हैं। तो इन इम्तिहानों को देके बच्चा इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकता है। सिर्फ ध्यान में ये रखने की बात है कि अगर हम कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम बोलते हैं तो उसमें ओपन सीट्स थोड़ी कम होती हैं। 85% सीट उस स्टेट के बच्चों के लिए होती है। अब इसके अलावा अगर हम और देखें तो कुछ ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें सबसे ऊपर आता है बिट्स पिलानी। तो बिट्सैट हो गया, वीआईटी का नाम आप सबने सुना होगा, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा एसएमआईटी जो कि उड़ीसा में है। ये सारे एग्जाम भी कुछ इंजीनियरिंग के लिए काफी अव्वल माने जाते हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सबको जानने की जरूरत है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। 15-18 लाख बच्चे अपीयर करते हैं और कुछ ही बच्चे एडवांस को क्लियर कर पाते हैं, ऊपर के 2.5%। तो इस चीज को आपने अपने बच्चों को अवगत कराना है। इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि इंजीनियरिंग के कॉलेजेस अराउंड 4000 से ऊपर कॉलेजेस हैं। मतलब अगर चाहे तो बच्चा किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो ले लेगा, पर समझने की बात ये है कि सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर कॉलेज की प्लेसमेंट को बहुत ध्यान से आप देखिए कि जो अच्छे ए ग्रेड कॉलेज हैं उनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, उनका पे पैकेज बहुत अच्छा है। पर अगर हम बी ग्रेड और सी ग्रेड में आते हैं तो उसमें ना ही आपको कैंपस अच्छा मिलता है, ना ही आपको प्लेसमेंट अच्छी मिलती है, और आप इतना पैसा भी लगाते हैं और फिर भी आप एक अव्वल इंजीनियर नहीं बन पाते। तो इन चीजों को आपने जरूर अपने बच्चों को अवगत कराना है कि इंजीनियरिंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पूरी कोशिश करें कि वो अपने जेईई को क्रैक करें और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने की चेष्टा करें। अब हम आते हैं मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट नेवी और नेवी में भी अंतर है। नेवी जो है वो हमारी एक डिफेंस सर्विसेज की एक नौसेना जिसे हम कहते हैं, जो हमारे देश की सेवा के प्रति काम करती है। वेरएज अगर हम मर्चेंट नेवी के बारे में बात करें तो जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो मर्चेंट नेवी के थ्रू होते हैं। अब मर्चेंट नेवी में बहुत सारे हैवी गुड्स हैं, जैसे कि सामान का ट्रांसफर इधर से दूसरी जगह पे यातायात करना, वो सब इन बड़ी बड़ी शिप्स के थ्रू होता है, इन बड़े बड़े जहाजों के थ्रू होता है। कार्गो शिप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, क्रूज लाइनर्स हैं। तो इसमें भी बहुत से बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि इसमें दो विकल्प हैं जो बहुत मोटे तौर पे निकल कर आते हैं। एक है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जिसके लिए बच्चे को मरीन साइड में इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, जिससे वो चीफ इंजीनियर ऑफ द शिप बनता है कुछ सालों के बाद। उनकी जो टॉप पोजीशन होती है। अगर हम बच्चे को बात करें कि बच्चे को डेक साइड में जाना है तो बच्चा नॉटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन करता है। तो अब ये देखिए दो फर्क हैं, एक बीएससी और एक बीटेक। अगर बच्चा बीएससी करता है और नॉटिकल साइंस में करता है तो बच्चा डेक साइड में जाएगा। डेक साइड मतलब कि जो रास्ते को दिखाना, जो पूरा रास्ता होता है, जो मर्चेंट नेवी में जब समुद्र में जहाज चलता है तो पूरा नेविगेशन का काम डेक साइड का होता है। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो पूरी शिप की जो मैन्युफैक्चरिंग है, शिप के जो टेक्निकल पार्ट है जहाज का, वो सारा मेरीन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स देखते हैं, छात्र देखते हैं। अब इसके अलावा डिप्लोमा भी किया जा सकता है। अगर कुछ बच्चे पढ़ाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहते और जॉब में आना चाहते हैं तो वो बच्चे डिप्लोमा भी कर सकते हैं नॉटिकल साइंस में, और डिप्लोमा नॉटिकल साइंस में करके भी वो अपना करियर आगे शिप में बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपना बीएससी की पढ़ाई करके अपने आप को एग्जाम देते देते, इम्तिहान देते देते डेक वाली साइड में लेके जा सकते हैं। तो मतलब कि अगर बच्चे ने डिप्लोमा किया तो पहले दिन से बच्चा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद बच्चा पूरी प्री सीट ट्रेनिंग लेता हुआ अपनी जॉब में चला जाता है। और अगर बच्चा बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद जाता है तो फिर उसको ये बीएससी वाले एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अलावा कुछ शिप बिल्डिंग और रिपेयर की भी जॉब्स हैं,
कि शिप की जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी रिपेयर, उसकी लॉजिस्टिक्स की कुछ जॉब्स होती हैं जो मर्चेंट नेवी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं बीबीए लॉजिस्टिक्स, बीबीए रिटेलिंग और ई कॉमर्स, जो कि पहले नहीं होती थी। ये पिछले 2-1 सालों से ही ये नए क्षेत्र मर्चेंट नेवी में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो बच्चा ना ही सिर्फ इंजीनियरिंग या डेक साइड में जाए, बच्चा अपने आप को शिप बिल्डिंग और रिपेयर की साइड में, मतलब हम आर्किटेक्चर ऑफ द शिप जिसे कह सकते हैं, और लॉजिस्टिक मतलब बीबीए लॉजिस्टिक करके भी बच्चा छात्र अपना मर्चेंट नेवी के साथ जुड़ सकता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम जो बच्चे को देना होगा वो है पहले IMU CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक ये एग्जाम तो बहुत कंपलसरी है जो बच्चे को देना है। इसके अलावा AIMNET एक ये वाला एग्जाम है जो कि बच्चे को कॉलेज तक लेके जाएगा, ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों एग्जाम जरूरी हैं जिससे कि बच्चा मर्चेंट नेवी में जा पाए। अब इसके अलावा हम थोड़ी बात करते हैं आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर और प्लानिंग के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में क्या फर्क हो सकता है? आप मुझे बताएंगे? मैं थोड़ा अपना स्क्रीन जूम से हटाती हूँ। हाँ जी, ताकि मैं आपकी चैट देख पाऊं। हाँ जी, बताइए कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में क्या फर्क है? आप अपना चैट में आंसर लिख सकते हैं। दोनों हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं, आर्किटेक्चर और प्लानिंग। आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर दोनों का काम साथ साथ चलता है। आप बता पाएंगे कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में क्या फर्क हो सकता है? अगर आप इनकेस लिख पाए इसके अंदर तो मैं भी पढ़ पाऊंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो मैं ही इसको समझा देती हूँ कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो डिजाइन करते हैं। इतने मतलब बड़े बड़े जो ब्रिजेस बन रहे हैं, इतनी ऊपर लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, इन सब की डिजाइनिंग का जिम्मा किसका होता है? आर्किटेक्चर का। और जो इसको मतलब इसको रिजल्ट देते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, डिजाइनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो डिजाइन बना दिया आर्किटेक्चर ने, अब उस डिजाइन पे इस बिल्डिंग को खड़े करने का काम किसका है? वो होता है सिविल इंजीनियर्स का। तो इसलिए सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर ये दोनों ही बहुत ही साथ साथ मिलके काम करते हैं। एग्जाम कौन सा देना होगा इसके लिए? नाटा। एक तो एग्जाम है नाटा और दूसरा एग्जाम होता है JEE का पेपर 2। JEE का पेपर 3 भी होता है, पेपर 2 बोल दीजिए आप, पेपर 2 का पार्ट B जो प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो इन सब चीजों के लिए मैथमेटिक्स डेफिनेटली बहुत जरूरी है। तो बच्चे को मैथमेटिक्स अपने साथ, गणित का सब्जेक्ट रखना है। और इसके साथ प्लानिंग एक क्षेत्र है जिसमें बच्चा क्या सीखता है, उसमें बच्चा अर्बन प्लानर की तरफ अपना ध्यान लेके जा सकता है, जिसमें इंडस्ट्री की प्लानिंग, कमर्शियल साइट की प्लानिंग, जैसे कि कहाँ मार्केट बनेगी, कहाँ घर होंगे, कहाँ अस्पताल बनेंगे, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ कॉलेज होगा, ये पूरी प्लानिंग को हम कहते हैं अर्बन प्लानिंग। ये सारे जो छात्र होते हैं वो प्लानिंग के होते हैं। आर्किटेक्चर हो गया B आर्क और B प्लानिंग हो गया प्लानिंग, जिसमें बिल्डिंग की डिजाइनिंग के अलावा पूरे क्षेत्र में कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए वो काम होता है B प्लानर्स का, बैचलर इन प्लानिंग का। तो अगर हम देखें कि जो छात्र IIT को देखना चाहते हैं तो IIT खड़गपुर और IIT रुड़की, ये 2 IITs हैं जिनमें आर्किटेक्चर का कोर्स बहुत ही अव्वल तरह से पढ़ाया जाता है। पर इसके लिए छात्र को JEE एडवांस को देना पड़ेगा। JEE एडवांस मैंडेटरी है इसके लिए। अब इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। काफी अव्वल इसको माना जाता है। इसकी एडमिशन के लिए भी JEE का ही पेपर देना होगा।
इसके अलावा कुछ और स्टेट कॉलेजेस हैं, जैसे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ एनआईटीज हैं, एनआईटीज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया, रमैया, नारसी मुंजी, ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर की बहुत अच्छे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अब हम आते हैं कुछ क्षेत्र जो मैथमेटिक्स के साथ जुड़े हैं, गणित के साथ। तो गणित के साथ आप भले उसको प्योर मैथमेटिक्स बोलिए, प्योर गणित बोलिए, या अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलिए, या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स बोलिए, प्रोबेबिलिटी बोलिए, स्टैटिस्टिक्स कहिए, ये सारे क्षेत्र मैथमेटिक्स के हैं। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ कुछ जुड़े हुए करियर्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्चुरी के बारे में। आप सबने एक्चुरीज का नाम सुना है तो प्लीज आप एक बार इसमें लिखिए यस। क्या आप एक्चुरी से अवगत हैं? हाँ जी, जया तमता जी, आप का हाथ रेज है। आप अपने आप को अगर अनम्यूट कर पाए तो आप अनम्यूट करके भी मुझे जवाब दे सकती हैं, नहीं तो आप इसमें भी लिखकर डाल सकती हैं। नवनीत देवल जी कह रहे हैं कि उन्होंने, हाँ जी, हाँ जी जया जी, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, मैं ही इसको समझा देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने एक्चुअली के बारे में नहीं सुना होगा। आप अपना हाथ डाउन कर सकती हैं जया जी। तो जो एक्चुअली एक ऐसा करियर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रिस्क फैक्टर, रिस्क एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। आप सबने सुना होगा कि हम जब कुछ पॉलिसी खरीदते हैं, मानिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, या कोई भी पॉलिसी हम जब लेते हैं, जैसे आईसीआईसी की पॉलिसी है, एचडीएफसी की पॉलिसीज हैं, तो पॉलिसी के ऊपर हमें प्रीमियम देना होता है ना। वो जो प्रीमियम होता है, वो उस प्रीमियम को डिसाइड करने वाले लोग कौन होते हैं? वो होते हैं एक्चुरी। तो एक्चुरी का क्या रोल है? ये वो लोग हैं जो पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम बनाते हैं, और ये वो छात्र ले सकते हैं जिनका गणित बहुत बहुत अच्छा होता है। उठते बैठते अगर किसी बच्चे को गणित करने का ही मन करता है, उसको आप एक्चुअली की तरफ जरूर अवगत कराएं। और इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा? ACET का एग्जाम इनको देना होगा। तो ये वो लोग होते हैं जो रिस्क को एनालाइज करते हैं और पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड करते हैं, ये होते हैं एक्चुअरी। ACET का पेपर बच्चे छात्र अपने 12वीं के बाद बिल्कुल दे सकते हैं, और ACT और साथ साथ अपना BSc मैथमेटिक्स, दोनों चीजों को इकट्ठा साथ साथ चला सकते हैं। अगर सिर्फ ACET करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर एक बैकअप रखना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि इसके जो पेपर होते हैं वो 13 होते हैं। 13 पेपर्स क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। 5-7 पेपर क्लियर करने के बाद भी जॉब में आप जा सकते हैं। इसके अलावा है डाटा एनालिस्ट। मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप डाटा एनालिस्ट की तरफ जा सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले भी समझाया था। इतना सारा डाटा जो क्रिएट हो रहा है, इतना डाटा जो बनता है आज की डेट में, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, तो इस डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें डाटा एनालिस्ट की जरूरत है, डाटा साइंटिस्ट की जरूरत है। और कौन कर सकता है? जो बच्चा बहुत ही उत्तम है अपने गणित को लेके। प्रोग्रामिंग में जाना है, प्रोग्रामिंग होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कोडिंग। अगर बच्चे का साइंस से ज्यादा अच्छी रुचि उसकी प्रोग्रामिंग, मैथ्स की तरफ है, तो वो प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ क्षेत्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद मैं आपके प्रश्न इकट्ठे लूंगी, बायो से रिलेटेड भी और मैथ से रिलेटेड भी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर आप ये देखें कि एक सेकेंड, हाँ जी, कि आप ये देखेंगे कि एलाइड सेक्टर्स हैं कुछ, खाली मेडिकल सेक्टर ही नहीं है, एलाइड मेडिकल सेक्टर्स भी हैं, मेडिकल सेक्टर्स भी हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे एग्रीकल्चर और फूड साइंसेज हैं, फिटनेस, न्यूट्रिशन और वेल बीइंग, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। रिसर्च का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है।
अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलाइड मेडिकल साइंसेज में क्या क्या हो सकता है। समय का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं अब आपसे प्रश्न लास्ट में ही लूंगी। मैं पहले एक बार समझा देती हूँ आपको, सब विकल्पों की तरफ आपका ध्यान लेके चले जाती हूँ। तो ये जो अलाइड मेडिकल साइंसेज हैं, इसमें अगर कोई छात्र किसी कारणवश बायो लेना चाहता है पर डॉक्टर नहीं बनना चाहता या नहीं बन पाया, तो उसके लिए जो अलाइड सेक्टर है, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है, और इस सेक्टर में काम करने के लिए आपको वाकई ही बहुत डेडिकेशन चाहिए। आपका जो निष्ठा है, आप बहुत आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस क्षेत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि हार्ट सर्जरी जब डॉक्टर करता है तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो होते हैं कार्डियोवेस्कुलर। डायलिसिस डॉक्टर करते हैं, साथ में टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो कोई भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, खाली डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर के अलावा अलाइड सेक्टर के पूरे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, और इनकी बहुत शॉर्टेज है हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को ये बोलें कि आप बीएससी करिए, बीएससी आप बीएससी नर्सिंग करिए, बीएससी न्यूट्रिशन करिए, बीएससी फिजियोथेरेपी करिए, बीएससी ऑप्टोमेट्री करिए, बीएससी मशीन लैंग्वेज मशीन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करिए, तो ये सारे जो एरियाज हैं वो उनको 100%, 100% उनको जॉब में लेकर जाएंगे। परफ्यूजनिस्ट, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा, ये भी हार्ट सर्जरी के साथ ये टेक्नोलॉजिस्ट हाथ से हाथ मिला के इनका काम करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जैसे अगर मैं सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की बात करूं, तो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट अकेले काम नहीं करते, वो डॉक्टर के सुपरविजन में रह के ही काम करते हैं। तो इस बारे में आप अपने छात्रों को जरूर अवगत कराएं। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मेडिकल साइड में और क्या हो सकता है। एमबीबीएस तो सब बच्चे एम करते हैं। एमबीबीएस में अगर नंबर नहीं आए तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हम डेंटल कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जाते हैं आपके ऑप्शन भी उतने फिर नीचे चले जाते हैं। तो अगर 720 नंबर के पेपर में किसी बच्चे के अगर 450-500 से नंबर ऊपर आते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे को शायद कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए। अगर एमबीबीएस में ना सही तो डेंटल में मिल सकता है, दांतों के डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, और वेटनरी साइंसेज में जा सकते हैं। अगर बच्चे का रुझान अपना पशुओं की तरफ है, अगर उसका पैशन एनिमल्स की तरफ है, तो क्यों ना वो वेटनरी साइंसेज ले। अगर नंबर थोड़े और कम होते हैं तो आयुष के ऊपर अपना ध्यान लेके जा सकते हैं, जैसे आयुर्वेदा, योगिक स्टडी, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ जानते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब ये सारे भी डॉक्टर होते हैं, इनका भी जो कोर्स होता है वो 5.5 साल का होता है। और अगर आप आज जाके देखेंगे बड़े बड़े अस्पतालों में, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली में माना गुमाना हॉस्पिटल के अंदर, ये जो आयुष वाले जो मेडिकल है, उनका एक अलग से एक स्थान है। नर्सिंग की तरफ आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इतनी मेहनत से मैंने पकौड़े बनाए थे, सब गुड़ गोबर कर दिया, नमक तेज कर दिया। नमक इतना तेज खाता भी नहीं, इतनी सिखाई मैंने पकौड़े। हाँ, न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स आज की डेट में हर कोई बहुत फिजिकल होना चाहता है। बनाई तो अच्छी उन लोगों के लिए अच्छी थी, मगर मैं कम खाता हूँ। अब मुझे नहीं अच्छा ज्यादा लगा, मैं तेज लग रहा था। आप अपना ध्यान लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अब अगला, ये हमारे कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी तरफ हम अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। एम्स है, जिपमर पुडुचेरी है, उसके बाद DY पाटिल पुणे, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, और बहुत सारे कॉलेज हैं। इनमें आप इन लिस्ट में आप आयुर्वेदिक कॉलेजेस को भी देख पाएंगे। गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर में। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो, ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है, पर जैसे जैसे नंबर आते हैं उसी हिसाब से उनको कॉलेज मिलता है। अब ये हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में देखिए हॉर्टिकल्चर, जिसमें फूलों की सब्जियों की बागवानी और उनसे जो उत्पाद मिलता है उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री,
के बारे में, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब जो एरियाज हैं ये आप देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। और एग्रीकल्चर जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज का बैकबोन है। इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, 60 से ऊपर यूनिवर्सिटी हैं जो एग्रीकल्चर का कोर्स देती हैं, जिनमें से अव्वल नंबर पे PhD आती है। कर्नाटका का एग्जाम है, ICAI एग्जाम, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये जो कुछ कोर्सेज हैं ये बच्चे करके अपने आप को इन क्षेत्रों में लेके जा सकते हैं। रिसर्च, अब जो बच्चे समझते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, उनके हाथ में समय है और उनको पूरा उनका रिसर्च में है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे कि कंप्यूटर और बायो का मिलन, इनके इस खेल से जो ऑप्शन निकलते हैं उसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कंप्यूटर के साथ बायोलॉजी के यंत्रों का यूज, फोरेंसिक साइंस जैसे कि क्राइम के साथ जब काम करती है वो फोरेंसिक साइंस की तरफ जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें आप मेडिसिन के बारे में पूरा स्टडी करते हैं। ई फार्मा से लेके फार्माकोलॉजी में कर सकते हैं। कोविड जो 2019 में, ये कोई पहली बार नहीं था, ना ही ये आखिरी बार है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बहुत स्कोप है और वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे ज्यादातर फार्मा कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जैसे सिप्ला, सन फार्मा जैसी कंपनीज, इन सब रिसर्च वाले बच्चों को अपने अंदर अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्स लेना चाहते हैं तो इन एग्जाम्स की तरफ अपना बच्चे ध्यान लेके जाएंगे। ISIAT जो कि सबसे उत्तम कॉलेज है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को लेके, जो बड़े होनहार बच्चे हैं वो इस एग्जाम को जरूर देंगे। और इस एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं होती। इस एग्जाम कोर्स भी बिल्कुल फ्री होता है। तो ये कोलकाता में, बेंगलोर में और दिल्ली में इसके हैं। इसके अलावा आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके 7 कैंपस हैं, उनका अपना एग्जाम भी होता है। और अब इस साल से KVPY के थ्रू ये एडमिशन नहीं होती है, ये आइसर का अपना एग्जाम होता है जो बच्चे देके इसमें जा सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट होता है नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, इसके 2 जगहें हैं, एक तो दिल्ली और एक भुवनेश्वर। तो ये दोनों जगहों में बच्चे ज्यादातर जो इसरो को टारगेट करते हैं कि हमें एरोनॉटिकल या हमें रिसर्च में जाना है, इसरो में जाना है, भाभा होमी जाना है, तो वो इस एग्जाम को टारगेट करते हैं। इसके अलावा जो एम्स है और जिपमर है, इसमें ना ही सिर्फ MBBS का कोर्स होता है, जबकि पैरामेडिकल के भी कोर्स बहुत शानदार हैं, और उसका भी एक एग्जाम होता है और वो एग्जाम भी थोड़ा कठिन होता है। तो ये भी बच्चे देख सकते हैं कि एम्स और बहुत सारे और मेडिकल कॉलेजेस है और पैरामेडिकल कॉलेजेस जो करवाते हैं। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया IISc बैंगलोर सबसे अव्वल किस्म का कॉलेज, जिसमें आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, एडवांस के थ्रू जा सकते हैं, नीट के एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, नाइसर नेस्ट इंस्टीट्यूट जो भुवनेश्वर में है, मुंबई में है, बहुत उत्तम इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बच्चे सोच सकते हैं। आइसर है। अब IIT में भी BSc के कोर्सेज JEE एडवांस के थ्रू शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप ये समझें कि IIT सिर्फ इंजीनियरिंग कराता है, नहीं, IIT में भी कोर्सेज होते हैं जो BSc से रिलेटेड होते हैं, तो वो बच्चा रिसर्च में जा सकता है। या
तो इसके अलावा कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज का अगर मैं आपको नाम बताऊं जो आप अपने बच्चों को जरूर उनके साथ साझा करें, शिव नादर यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पास जब बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल का नाम लेके, और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को है, मैंने ऐसे करियर बताया कि वो आज की डेट में जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम आपने जो हमें इस साइंस से रिलेटेड, कहाँ हम इंजीनियरिंग की तरफ सोच रहे थे और कहाँ हम अब डाटा साइंसेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि यही करियर के लिए हम बने थे और हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप सब अध्यापकों से मेरा यही एक निवेदन है कि आप जब अपने बच्चों से बात करें तो उनके एप्टीट्यूड को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनको आप डायरेक्शन दें। इसके अलावा लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, मैथमेटिक्स में एक नाम आपने शायद सुना हो, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक भी एक आपने नाम शायद पता नहीं सुना है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा या सीरी, वो हमारा जो ह्यूमन और कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। इसी तरीके से कंप्यूटेशनल सोशियोलॉजी, कंप्यूटेशनल आर्कियोलॉजी, ये बहुत से नए नए क्षेत्र निकल के आ रहे हैं जिसमें साइंस और ह्यूमैनिटीज के दोनों कोर्सेज को, जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, उसकी पढ़ाई करने से बच्चे उस मंजिल तक पहुंचते हैं। अब मैथमेटिक्स के कुछ स्पेशलाइज एरिया देखिए, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी एंड फाउंडेशन जियोमेट्री एनालिसिस। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का तो है ही है। केमिस्ट्री में देखिए एनालिटिक केमिस्ट्री हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेस। मटेरियल केमिस्ट्री में सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज आप कॉस्मेटिक्स से लेके ऑपरेशन से लेके सर्जरी तक हर जगह पर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, थियोरेटिकल केमिस्ट्री, इतने सारे विकल्प निकल कर आते हैं केमिस्ट्री में, जबकि हमको इन विकल्पों के बारे में जरा सा भी अंदेशा नहीं है। अब हम देखते हैं फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। मेरे पास इस समय 2 छात्र हैं जो बिल्कुल अपना एकांत्र होकर एक डायरेक्शन में चल रहे हैं कि मैडम हमें तो एस्ट्रोफिजिक्स ही करना है, और एस्ट्रोनॉमी की तरफ भी उनका ध्यान है। क्या इसमें क्या होता है, आप पूरी अपनी स्पेस साइंस पढ़ते हैं कि जो हमारी इतनी बॉडीज हैं, गैलेक्सी है, जो इतने हमारे जो वो उनका कंपोजिशन के बारे में, उनकी प्लेसिंग, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बारे में एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। और इसके लिए भी बहुत अच्छी एक जगह है आइसर इंस्टीट्यूट, जो भुवनेश्वर में और बहरमपुर में है, जिसमें इसको स्पेस की स्टडी कराते हैं। बायोफिजिक्स, फ्लूइड फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, जिसके लिए मैं ये बोलूंगी कि बच्चा खाली ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स, अपने एमएससी की पढ़ाई करके, पीएचडी की पढ़ाई करके ही इन क्षेत्रों में खूब ऊपर अपना नाम कमा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना स्लाइड यहाँ पे फिनिश करती हूँ। अब मैं अपना प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ। आप सब अपने कुछ प्रश्न अगर है आप प्लीज मुझसे जरूर पूछिए। हाँ जी, आई थिंक आप लोग अगर पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, आप ले मैम सकते एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था। पूछिए। जो भी लाइव सेशन आपका है, ये जैसे कि रिकॉर्डेड हो रहा है, तो ये हमें कहीं यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल बाद में हो सकता है क्या, इसको अगर हम दोबारा अगर देखना चाहें तो? हाँ जी, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, और मेरे ख्याल से जो हमारे आस्था ट्रस्ट की तरफ से मैं उन्हीं से बोलूंगी कि इसका जवाब वही दे पाएंगे। जी ठीक है मैम। जी, शी इज विद अस, शी कैन आंसर दिस। क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग से अगर आपको रिकॉर्डिंग ये दे पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस बारे में तो वही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि गुड आफ्टरनून मैम। बलवीर जी, गुड आफ्टरनून।
मैडम आज का सेशन काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग जो है, नॉलेजफुल था साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग फॉर अस द वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस फील्ड्स। बट आज का सेशन मैडम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, काफी लोग के माइक्स भी खुले थे, तो कल से थोड़ा मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा इसका जो है कई चीजें हम सुन नहीं पाए बीच में। और कल भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो जैसे आज नेक्स्ट डे जो ट्रेनिंग होती है उसका हमको थोड़ा प्रिंटेड पीडीएफ में मिल जाए ग्रुप में ना, तो हम उसको स्टडी कर लेते, तो और अच्छा हमको नॉलेज मिल जाता है जो है ना। बिल्कुल। और बलवीर जी मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जो जो आज मैंने टॉपिक समझाए हैं, अगर आप जाके गूगल पे इनको रिसर्च करेंगे ना, जैसे जो मैंने लेटेस्ट टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं और कुछ असामान्य हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आप अपने छात्रों के साथ साझा करेंगे तो आपके छात्रों को भी अच्छे से मार्गदर्शित होंगे। मैडम हम तो डायरी लेके बैठे हैं, बहुत चीजें नोट की हमने, जो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमको जो है। थैंक यू सो हम मच। आपके वजह बहुत आभारी है मैम। थैंक यू सो मच। आपने प्रश्न? हाँ जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया, तो अगर वो उसके रिलेटेड मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप उसके लिए हो, क्योंकि जो इकोनॉमिकली उसकी जो स्ट्रांग नहीं होगी तो वो इस फील्ड में जाने से कतराएगा। अगर आपको मान लीजिए हमने किसी को आर्किटेक्ट प्लानिंग में भेजना है या किसी को मर्चेंट नेवी में भेजना है कोर्स के लिए, तो नेचुरली है कि उसको खर्चा तो लगेगा ही। तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या वो स्कॉलरशिप से हो जाएगा उसका? हाँ जी, तो माधव जी ऐसा है कि बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे मैंने अभी आपको सेशन में भी समझाया ना, स्कॉलरशिप की बॉडीज बहुत सारी होती हैं। तो बच्चे को सबसे पहले तो पेपर भी क्रैक करना होता है। अगर तो बच्चा बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहा है तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी, मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर। आप ये नोट कर लीजिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। आप इस पे जाके अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। HDFC की स्कॉलरशिप और वाहिनी स्कॉलरशिप है जो सिर्फ लड़कियों के लिए, वाहिनी स्कॉलरशिप है, कर्म फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप की कमी नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को पहले एग्जाम को क्लियर करना है जिस कॉलेज को वो टारगेट करता है। अगर वो अच्छे कॉलेज में चला जाता है, मानिए उसकी एडमिशन किसी IIT में हो जाती है, तो स्कॉलरशिप्स तो वैसे भी अपना अपना मतलब हाथ बढ़ा बढ़ा के आपको स्कॉलरशिप देंगी। बच्चे को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है उसके बाद। और कुछ बच्चे जैसे जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, वो स्कॉलरशिप को पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारी एक स्कॉलरशिप है RKM स्कॉलरशिप। कोई भी छात्र जो कॉमर्स या BBA से रिलेटेड कोर्स करना चाहता है वो उसमें अप्लाई कर सकता है पहले से। और जब वो उसका पेपर क्लियर हो जाता है और जब वो कॉलेज में चला जाता है तो ये स्कॉलरशिप उसको फिर उसकी आर्थिक स्थितियों को देखते हुए उसको प्रदान की जाती है। बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो इसको लेते हुए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी बहुत सारे स्टेप्स निकाले हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं भी कह रहा जैसे आपने उसके साइंस के बारे में बताया, तो जैसे आर्ट है, आर्ट के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए मैम उसके बारे में। तो हाँ जी गुलजार सर जी, ऐसा है कि ये आज का जो टॉपिक था ना वो हमारा सिर्फ साइंस से रिलेटेड था। तो अच्छा, हमारा अभी अगला एक और टॉपिक है जो मेरे ख्याल से कल लोकमान जी दोबारा लेंगे। उनका टॉपिक वोकेशनल करियर से है। तो वोकेशनल करियर्स में जो बच्चे मतलब 12वीं के बाद अपना जॉब ओरिएंटेड होते हैं तो उसके बारे में वो समझाएंगे। उसके बाद भावना जी हैं जो सारा ह्यूमैनिटीज और न्यूट्रल करियर्स के बारे में सारी चीजें आप लोगों के साथ साझा करेंगी। तो आज के साइंस के करियर में, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा हम देखते हुए ना हमने इसको भागों में डिवाइड कर दिया है। आप निश्चिंत रहिए, ये सारे करियर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जरूर। जी जी थैंक यू मैम। हाँ मैम, आपने डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस बताया था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें? ये मुझसे प्रश्न किसने पूछा, किन्होंने पूछा? आपने, डॉक्टर शक्ति जी ने? पंकज। अच्छा, डॉक्टर पंकज। तो ये जो डाटा एनालिस्ट होते हैं, ये सबसे पहले आप डाटा एनालिसिस जो करते हैं ये पहला कदम है। जब आप डाटा साइंस तो फिर भी बाद में आता है, सबसे पहले आप डाटा एनालिसिस की तरफ जाते हैं जिसमें आप पूरे डाटा की जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है वो निकालते हैं। और डाटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकाल कर
आप अगले जो आपके डाटा साइंटिस्ट होते हैं, आप इंफॉर्मेशन, और जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को लेके उसका 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 निष्पक्ष निकालते हैं और उसको बिजनेस में यूज करके अपनी क्लाइंटेल को बढ़ाते हैं। तो जो वार्तालाप होती है वो डाटा साइंटिस्ट की होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, और जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो नीचे वाले लेवल पे पूरी अपना एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो मैथ्स के लिए मैथ्स जरूरी है, दोनों में चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये एक ऐसा करियर है जिसमें इन तीनों चीजों के अगर आपकी नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया है। मतलब बिजनेस की नॉलेज हो गई, कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की, खासकर स्टैटिस्टिक्स की। तो ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र तो मतलब इसमें बहुत जॉब्स होंगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर कंपनी को, भले वो गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे वो PSU सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, हर एक को एक डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट की जरूरत है। सिर्फ कंडीशन ये है कि बच्चे का मन से रुझाव होना चाहिए मैथ्स की तरफ। अगर बच्चा डरता है मैथ्स से तो ये उसके लिए क्षेत्र सही नहीं रहेगा। एक और चीज था, मतलब जैसे आपने अलाइड साइंसेस के बारे में बताया, तो मैंने दिल्ली में एक कॉलेज का नाम सुना है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस। तो वो अप्लाइड साइंस क्या है फिर? एक्चुअली क्या होता है कि साइंस, वो कॉलेज का जो नाम है वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो ये अप्लाइड, जो भी हम साइंस को पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन, कॉलेज के नाम पे मत जाइए, वहां पे तो कोर्सेज मतलब क्या है, उसमें क्या अलग है? हाँ जी, अप्लाइड साइंस में क्या होता है, मतलब क्या अप्लाइड ऑप्शन? साइंस में एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जो कुछ हम थ्योरी में सीखते हैं वो हम उसको अप्लाई करते हैं, इंडस्ट्री के साथ आपका कनेक्ट बनता है उससे। अप्लाइड साइंसेज इज अ मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग। अब जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे ऑनर्स कोर्स कर लिया, अप्लाइड नहीं किया, तो वो बच्चे फिर मास्टर्स करके हो सकता है टीचिंग की साइड में आना चाहें। और जो अप्लाइड साइड में जाएंगे, अप्लाइड मानो केमिस्ट्री का आपने अप्लाइड कोर्स किया, तो वो आप रिसर्च साइड में जाना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। एक्चुअली मैम एक क्वेश्चन और था मेरा, जो है जैसे हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा हाँ मैडम जैसे हमारे स्कूल में CBSE बोर्ड में PCM वाले स्टूडेंट्स हैं, तो PCM तो उनका है ही जो है ब्रांच ना, तो उन्होंने लैंग्वेज की जगह, हिंदी की जगह उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिए जो है ना, उनके पास तो काफी वो है, कई फील्ड है आपकी जो, क्योंकि PCM वाले हैं वो। वैसे ही कुछ बायो वाले भी हैं और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने लैंग्वेज की जगह कंप्यूटर साइंस वो भी रखते हैं। तो उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका जो है इंग्लिश है ये, लेकिन कंप्यूटर साइंस उन पे एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही फील्ड आगे करियर बनाने के लिए वो मतलब कौन से उसमें जो है एग्जाम दे सकते हैं, किस एग्जाम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसमें मैथ्स वगैरह पूछते हैं जो है। थोड़ा इस विषय में अगर आप थोड़ा जरूर जरूर सर, बलवीर जी, इस बारे में बताती हूँ आपको। बहुत से बच्चे हैं, अगर तो बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ले रखा है और अगर उनका रुझाव है और मैथमेटिक्स उनके पास नहीं है, तो वो BCA का पेपर दे सकते हैं, BCA। ठीक है मैडम उसमें, लेकिन 12th में सर मैडम मैथ्स की सेट नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत से मेरे खुद के पर्सनल केसेस हैं जिन्होंने बायो के साथ अपना पूरी पढ़ाई की है, बट कंप्यूटर साइंस रखा हुआ था और वो BCA का एग्जाम देके आज की डेट में BCA की पढ़ाई कर रहे हैं IP यूनिवर्सिटी से। और ना ही सिर्फ IP, देखो हमारा जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें कहीं बांध के नहीं रखना चाहती। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपने कुछ भी पढ़ा हो, आप कुछ भी आगे करना चाहें, आपके लिए कोई रोक नहीं है अगर आपको पैशन है उसमें। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मैथमेटिक्स मांगती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मैथमेटिक्स नहीं मांगती हैं। इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है कि देखो प्री रिक्विजिट जहाँ पे है वहां पे पूरा करने के लिए बच्चा NIOS से भी अपना मैथमेटिक्स का पेपर अलग से अपने लेवल पे दे दे। हाँ मैडम, वो सिंगल सब्जेक्ट से होता है वो सिंगल तो सब्जेक्ट से आप अपने छात्रों को बताएं कि वो ओपन बोर्ड से। दे दें, और उसके बाद वो BSc कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स नहीं ले रखा और अगर डर है, तो मतलब डर है तो फिर आप मैथमेटिक्स लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो उस केस में फिर आप अपना BCA करिए और कुछ और देखिए कि BCA के थ्रू भी अगर कंप्यूटर वाकई अच्छा है और मैथमेटिक्स के बिना आप कंप्यूटर चला पा रहे हैं तो आप BCA ले सकते हैं।
नहीं तो बच्चों को जब आप गाइड करेंगे तो आपको यहाँ ये गाइड करना बहुत जरूरी है कि आप ह्यूमैनिटीज भी ले रहे हो और मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हो और कंप्यूटर ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? क्या आपको वाकई रुचि है या आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि मैं बाकियों को क्या बोलूंगा कि मैं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ, बाकी मुझे क्या बोलेंगे, ये सोच के नहीं लेना है। हाँ जी सर, हाँ जी, आई थिंक थैंक यू मैम, थैंक यू। वो एक्चुअली क्या है ना, लैंग्वेज हिंदी की जगह, हिंदी का ऑप्शनल है, वो हिंदी की जगह लेते हैं वो ना। अच्छा सर, हिंदी वाला लैंग्वेज के भी मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं। एक हमारा स्कूल है विद्या ज्ञान, उसमें बहुत से छात्रों ने हिंदी का लैंग्वेज रखा हुआ है अपने पीसीएम के साथ। उसका एक रीजन है क्योंकि वो नहीं स्कोरिंग मैडम, पीसीएम में तो है ये हिंदी, जो बच्चे हिंदी नहीं लेना चाहते हैं ना, वो अच्छा, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं सीबीएसई में, मतलब ये भी है 12th में ना। सीबीएसई तो में खाली हिंदी के अलावा कंप्यूटर साइंस थोड़े, उसमें तो बहुत सारे और भी नहीं, विकल्प हमारे स्कूल में केवल लिमिटेड सब्जेक्ट्स, इसलिए बता रहा हूँ ना। हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आपका विकल्प ही सिर्फ हिंदी और कंप्यूटर साइंस का चॉइस है तो फिर बच्चे की काबिलियत को देखते हुए फिर आप उनको गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी गुलजार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आई कैन सी योर हैंड रेज्ड। हाँ जी पूछिए आप। नहीं तो रणधीर सिंह जी, आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, क्या ना फार्मा डी इज अलाउड टू डू मेडिकल प्रैक्टिस? आई थिंक इट्स अ न्यू कोर्स। जो फार्मा डी आप बोल रहे हैं, फार्मा डॉक्टरेट इन फार्मा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी जया जी, यस। गुड आफ्टरनून मैम। बीटेक के फॉर्म कब आ रहे? किसके फॉर्म? बीटेक। बीटेक के फॉर्म तो खुल चुके हैं, जेई के फॉर्म्स खुल चुके हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भी खुल चुके हैं, जैसे बिट्स पिलानी का, एसआरएम के, ये सारे फॉर्म्स खुल चुके हैं, वीआईटी, और जेई का भी फॉर्म खुल चुका है। मैम एग्जाम कब होते हैं इसके? इसका जो एग्जाम है वो जनवरी 26-25 से शुरू 2 बार होंगे, जनवरी में और अप्रैल में। तो अभी जो खुला हुआ है उसको आप भर लीजिए और जनवरी में आप इसका आप बता सकते हैं। एग्जाम जनवरी के एंड में होगा, ये 5-6 दिन होते हैं। मैम लास्ट डेट कब तक है वैसे? लास्ट डेट की आई थिंक 12 जनवरी तक है। मैं एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि 12 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। एक बार आप खुद चेक करिएगा साइट पे जाके ना, आप एनटीए की साइट पे जाइए। जेई का आप पूछ रहे हैं तो जेई की जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं ना, एक बार आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी डेट्स देख लीजिए, क्योंकि इतने सारे कॉलेज होते हैं, इतने सारे, तो वो हो सकता है मेरे डेट आगे पीछे हो जाए, पर जहां तक मैं समझ रही हूँ 12 जनवरी है। थैंक यू मैम। मैं शायद किसी का आंसर दे रही थी, डॉक्टर शक्ति शर्मा जी का मैं आंसर दे रही थी। फार्मा डी इज अलाउड टू डू मेडिकल प्रैक्टिस? नो। फार्मा डी, अगर आपने एमबीबीएस फार्माकोलॉजी किया है तो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने फार्मा डी किया है, जैसे कि आपने मास्टर्स ऑफ फार्मा के बाद डॉक्टरेट इन फार्मा किया है, आप डॉक्टर जरूर हैं पर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। तो आप अपनी इस क्वालिफिकेशन के थ्रू आप किसी बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट में फार्मा कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी सर, पूछिए पंकज जी। मैम क्या पीएचडी करने के लिए जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसमें रेगुलर होना जरूरी है कि उसको उसमें पार्ट टाइम या ओपन से भी कर सकते हैं? जैसे हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं। हाँ जी, अब ऐसा है कि पीएचडी में आपको एक गाइड, पीएचडी कोर्सेज। हाँ जी, पीएचडी के लिए गाइड आपको एक अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप पीएचडी को रेगुलर फॉर्म में करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि मैंने भी बीच में सोचा था एक बार पीएचडी के बारे में, तो पीएचडी के गाइड तो मुझे मिल गए थे पर मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, तो इस करके मुझे लगा कि फिर मैं वो पीएचडी उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ना ही करूं। तो अगर आप नेट का एग्जाम देने के साथ पीएचडी करने जाते हैं वो सबसे अव्वल रहेगा, नहीं तो करने को आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक गाइड को लेकर कर सकते हैं।
कई लोगों का नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, लेकिन क्या है कि जो भी हैं तो इस वजह से पीएचडी रेगुलर नहीं हो पा रही है। पीएचडी करने के लिए प्री पीएचडी मांगते हैं आजकल। उस रिगार्डिंग भी है कुछ कि कैसे अगर अपनी कोई पीएचडी करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हाँ जी पंकज जी, प्री इस बारे पीएचडी में मैंने पीएचडी करने से पहले प्री पीएचडी क्या होता है ये तो मैंने पहली बार ही सुना है। मतलब आप मैम एक्चुअली ये ना यूनिवर्सिटीज कराती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ना 6 महीने रहना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है ना पीएचडी का, तो जो नेट क्वालिफाइड होते हैं वो एंट्रेंस नहीं देते, उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पे ना, इंटरव्यू वगैरह होता है। फिर 6 महीने का कोर्स होता है, सो प्री पीएचडी बोलते हैं, वहाँ रहना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। इसीलिए शायद यस मैडम, जो नेट क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए नहीं होता है जो है ना, उनका डायरेक्ट मतलब जो वैसे जो जिनका नेट नहीं होता वो एंट्रेंस देते हैं, उनका सिलेक्शन फिर वो तो 6 महीने रहना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम यही आ रही है जो सर पूछ रहे हैं कि जॉब में हम लोग तो 6 महीने, फिर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट होके फिर हमें वहाँ 6 महीने, इसका कोई ऑप्शन हो तो वो पूछना चाह रहे हैं शायद वो ना। इसके बारे में जी बलबीर सर, जी बिल्कुल सही आपने पंकज जी सही में पता लगा के मैं मैसेज आगे भिजवा पाऊंगी। हाँ जी, आई थिंक डॉक्टर शक्ति शर्मा जी के पास आंसर है, वो देना चाहते हैं। हाँ जी डॉक्टर शक्ति जी, आप अपना इसका आंसर दे सकते हैं तो दीजिए प्लीज। प्री पीएचडी इज अ रेगुलर कोर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। प्री पीएचडी ये कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ है, इसके बारे में मैं भी नोट कर लेती हूँ क्योंकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है मैडम। क्योंकि हम जब जहाँ तक मैं समझती हूँ जब हम पीएचडी करना शुरू करते हैं तो वो जितने भी आप महीने उसमें लगाते हो 2 साल से 5 साल का जो समय होता है वो सारा पीएचडी में ही काउंट होता है। पीएचडी में काउंट तो होता है, अभी जैसे इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है 6 मंथ के लिए आपको रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक थीसिस वगैरह बनाना सिखाएंगे वो सब, तो वो रेगुलर ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा आजकल अभी तक कि ये जिसको क्या टाइम में कर सके या फिर कुछ उस तरीके से कर सके। 2009 के बाद जो पीएचडी है वो रेगुलर होती है प्राइवेट। आर यू लिसनिंग मैम? हाँ जी बताइए सर। मैम 2009 के बाद जो भी पीएचडी होगी हाँ अगर वो रेगुलर बेस पे होगी मैम, उसके लिए पहले आप 6 महीने का प्री पीएचडी कोर्स करना पड़ेगा मैम। दैट्स यू आर राइट सर, मैंडेटरी मैम। अगर आप किसी प्राइवेट से पीएचडी करते हैं तो वो वैसे की पीएचडी that is not allowed to do any government jobs in to get government jobs in universities and degree colleges also na. Is it like that? Yeah, yes fact ma'am, I know about it. And जो 6 महीने का प्री पीएचडी कोर्स है मैम, वो 6 महीने आता है यूनिवर्सिटी के साथ, और उस यूनिवर्सिटी में आप काम करते हैं और फिर वो आपका टॉपिक डिसाइड करते हैं। टॉपिक वहाँ आरडीसी बैठेगी और करेगी कि आपको वो टॉपिक पहले उस पर काम तो नहीं हुआ, और वो जब वो पास हो जाता है तो उसके बाद आपको पीएचडी स्टार्ट करनी पड़ती है। और 2 साल से पहले बिफोर 2 years यू कांट सबमिट कर। 4 साल से ऊपर अगर आप ऊपर से करते हैं तो उसमें उसके बाद आपको उसके लिए एग्जेप्शन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि आप वहाँ काम नहीं कर पाते। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर जानना चाहें तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट, कोई भी अगर टू नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर शक्ति, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये मैंने भी नोट कर ली, मैं इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करूंगी मैम। और इसमें पीएचडी हर कॉलेज के मतलब जो नेट वाले लोग हैं जिन्होंने नेट किया होगा वो तो डायरेक्ट एलिजिबल होंगे, और जो नेट होंगे तो वो हर यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट करवाती है, उस टेस्ट के थ्रू आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। ओके फाइन सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, सो नाइस। I think Hina, I'm done with the session. If there are no more questions, I think we can wind up. राधिका मैम, I would मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे थोड़ा एक क्या कहते हैं कोर्स की अवधि के ऊपर मैं बस एक बार बात करना चाहती हूँ कि थैंक यू, आपने इतने सारे ऑप्शन साइंस में हम लोगों की नॉलेज में लेकर आए। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो NIOS और भी क्या कहते हैं कोर्सेज आपने है ना? हाँ जी मैम, डिस्टेंस कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मैम, ये रेगुलर कोर्सेज हैं जो आपको
हाँ, मतलब आप डिस्टेंस, हाँ आप उन्हें डिस्टेंस ही कह सकते हो, एग्जैक्टली डिस्टेंस भी कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे जैसे हमारा NIOS के हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें डिप्लोमा मिलता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या मेडिकल लेबोरेटरी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, जिसके थ्रू वो लोग अपने ही शहर में किसी भी लेबोरेटरी जो मतलब उनको असाइन होता है लेबोरेटरी में जाकर काम करते हैं, सीखते हैं, और साथ ही साथ NIOS से उनको बुक्स मिलती हैं जिसको पढ़ के वो एग्जाम देते हैं। तो 2 साल अगर वो उस कोर्स को कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग से, लेकिन वो 2 साल लेबोरेटरी में काम भी सीख रहे हैं। अच्छा, ओके। जिसके साथ साथ वो आगे और बाद में BSc कर सकते हैं। ऐसा ये एक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं HCL टेक बी कोर्स। एग्जैक्टली वो क्लास वो हमारा मैथ्स के लिए, साइंस इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो हिना मैं और आपको ये और बताना चाहूंगी, HCL टेक भी वैसे इनफैक्ट सभी अध्यापक यहाँ पे हैं तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि HCL टेक भी एक बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें बच्चे को 12वीं करते साथ ही बच्चा नौकरी भी करता है, अपनी उसकी लर्निंग भी चलती है, बिट्स पिलानी से वो डिग्री भी ले सकता है शास्त्री इनफैक्ट हाँ जी, बिट्स और पिलानी के अलावा हाँ 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं, MIT, बिट्स पिलानी। हाँ बिल्कुल, IIM का कोर्स कर सकता है नागपुर से 5 साल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का कोर्स, और साथ साथ उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। राधिका मैम, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि HCL टेक बी का जो MOU है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हो रखा है, और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में इनफैक्ट मेरी अभी बलवीर सर से बात ही हो रही थी कल, जो यहाँ जुड़े हुए भी हैं, और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से काफी बहुत सारे उत्तराखंड के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे HCL टेक बी में गए हुए भी हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, मतलब जो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो इस तरीके के कोर्सेज पे होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म हो और बच्चे को जल्दी से जल्दी एक क्या कहते हैं नौकरी की तरफ लेके जा सके, सो दैट वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होकर, ऐसा नहीं कि वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता, वो जरूर अपनी आगे की पढ़ाई करे, लेकिन 2 से 3 साल में बच्चा कमाना स्टार्ट कर दे। बहुत ही अच्छा जो आपने है ना, आपने इस बात को टच किया है, ये हम अपने जो हमारा स्कूल है विद्या ज्ञान का, हमने इस कोर्स को बहुत से बच्चों को दिया है और बच्चे बहुत खुश तरीके से इस कोर्स को कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ इट वो IIM का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है मैनेजमेंट का, उसकी भी उनको डिग्री मिलेगी। कितनी बढ़िया बात है मैम। देखिए कि बच्चा क्लास 12 के बाद इसी तरीके का एक कोर्स और है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में जब भी मैम नेक्स्ट कॉमर्स और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड करियर्स के बारे में बात करेंगी तब मैं लाऊंगी, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी। स्पाइस जेट का बोल रहे हैं आप? स्पाइस जेट के अलावा मैम ओबरॉयज हैं, ओबरॉय का अपना कोर्स चलता है, एग्जैक्टली वो क्लास 12 के बाद डिपेंडिंग अपॉन 75% वो लोग मांगते हैं, 75% अगर आपके पास है तो वो लोग डायरेक्टली अपने होटल लाइन में उन लोगों को इंडक्ट कर लेते हैं, और वो ही साथ साथ BSc होटल मैनेजमेंट का डिग्री भी देते हैं। इग्नू से कराते हैं, और ये 25 लाख का कोर्स तो बिल्कुल फ्री होता है, पर इसमें ना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, 5-6 राउंड्स इंटरव्यू के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को तो मैम वो तो HCL टेक बी में भी तैयारी बच्चों को करनी की पड़ती है इंटरव्यू की, और जो उनका एप्टीट्यूड, और इसमें ये बात का ध्यान रखना है अगर कोई बच्चा स्टेप में जाना चाहता है तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसा हम लोग जो करियर काउंसलिंग बच्चों के साथ करेंगे तो हमारा काम सिर्फ यही तक नहीं है कि बच्चों को ऑप्शन दिखाना, हमें उन लोगों को ये भी समझाना है कि किस तरीके से इन कोर्सेज के लिए आपको तैयारी करनी है या आपको तैयार होना है, ताकि आप इनके जो एंट्रेंस एग्जाम है या जो भी इनके स्क्रीनिंग राउंड्स है उनको क्लियर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? जैसे हमारे यहाँ भी अभी तक 3 बच्चे ऐसे हैं जो NIOS के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, उनमें से एक सलीम खान हैं जो 2016 में उन्होंने 12th करके ये एडमिशन लिया था। आज उनकी सैलरी
अच्छी खासी है, कम से कम उनकी सैलरी 15,000 है। उन्होंने 2 साल का अपना जो कोर्स है वो धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया है और अब वो बीएससी की तरफ मूव हो रहा है। तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, अब वो बीएससी भी करेंगे, बाद में एमएससी भी करेंगे। तो वो अपना खर्चा भी उठा रहे हैं, परिवार को भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई में भी कोई परेशानी नहीं। इस साल भी हमने 2 बच्चों का, जिसमें से एक लेडी है, उनका भी एडमिशन करवाया है। तो इस तरीके की कोर्सेज की तरफ हमारा थोड़ा रुझान होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को हम एमबीबीएस और इन सब की तरफ ना प्रोत्साहित करें, बट शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग लाइन में आ सके। Thank you so much. So I think Hina ji, we can wind up. I've exceeded the time which was supposed to be at 1:30. थोड़ा टाइम शुरू होने में लग गया था। किसी और के कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर लिख कर भेजिएगा। So Hina, can we wind up the session? यस मैम, ऐसा लगता है। फिर भी हम एक बार पूछ लेते हैं कि अगर किसी को कोई और प्रश्न पूछना है या किसी को कुछ और बातचीत करनी है, आप अपने प्रश्न इस बारे में कल भी ला सकते हैं, कल के सेशन में भी ला सकते तो हैं। हमारे साथ 3 सेशंस और हैं जो हम आपके साथ जुड़ेंगे उसमें। मैं शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है तो क्या मैम पूछना चाह रहे हैं, क्या हम लोग सेशन खत्म कर सकते हैं? यस मैम, यस श्योर। कल प्लीज सब लोग समय से जुड़ जाइए, सो दैट थोड़ा हमें ज्यादा समय मिल जाए बातचीत के लिए। हिना जी, एक प्रश्न आया था, ये पूछ रहे हैं कि इनको रिकॉर्डिंग चाहिए, वो इनको मिल सकती है रिकॉर्डिंग? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। आप हमें इंडिविजुअली करियर ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे। मैडम, ये प्रिंट पीडीएफ के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट की थी हमने कल ना, आज भी की है। अगर कुछ जो मैडम ने स्लाइड्स दिखाई थोड़ा अगर वो हमको हाँ आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैडम। कल का जो सेशन होगा मिलना शुरू हो जाएगा। हेलो हेलो, I can hear you. यस बलवीर सर, पीडीएफ आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Very interesting session, ma'am. Okay, yeah, I think I can leave the meeting now. हाँ जी, हाँ जी। Thank you so very much. Thank you. Bye bye. नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। Oh my God. Mm-hmm.